Good morning student, introduce to the next topic that means the isothermal exothermic processes के रिगार्डिंग बेटा आज पढ़ेंगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था, उसके बाद आपने इसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग मैं नोट्स भी आपको कुछ दिनों में सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म होगा मैं साथ में आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने जो पेपर की तैयारी करना है बेटा नोट से ही करना है, ठीक है। मैंने तो वैसे बुक में आपको काफ़ी एक्सप्लेन में समझाया है, बट आपने तैयारी करना है नोट से। एंड कुछ मतलब बुक एंड नोट्स दोनों से पढ़ना, ठीक है। जितने नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 2 नंबर क्या है तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना, 3 तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि कितना कितना मटेरियल लिखना है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं। याद रखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। अगर टी कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी और डी टी दोनों कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? टी कांस्टेंट है मतलब क्या होगा? टी कांस्टेंट का मतलब है कि 300 डिग्री केल्विन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ये बेटा छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है। टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम में एब्जॉर्ब और रिलीज हीट, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये मेंटेन करे कांस्टेंट टेम्परेचर तो सिस्टम में एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा हीट। अगर हीट ज़्यादा है तो रिलीज करेगा, या कम है तो अब्जॉर्व करेगा, ताकि क्या करे टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि अगर हमने टेम्परेचर 300 केल्विन रखना है, अगर उससे कम है तो वो अब्जॉर्व करेगा, उससे ज़्यादा है तो वो रिलीज करेगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? हीट रिलीज फ्रॉम सिस्टम। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जब हीट रिलीज करता है सिस्टम, ठीक है बेटा। जैसे कि जब डेल्टा एच क्या हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव वर्ड का मतलब जब भी कोई भी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब बेटा वो रिएक्शन जिन्हें हमें हीट देना पड़े, ठीक है। अगर फेस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करो इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, कैसे? मान लो H2O सॉलिड है, मतलब सॉलिड मतलब आप समझ रहे हो ना, सॉलिड का मतलब H2O मतलब पानी का क्या है? बर्फ़ है, ठीक है बेटा। बर्फ़ को क्या किया आपने? सॉलिड में हम क्या करते हैं बेटा? हीट देते हैं। अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है कि आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस, देखो सॉलिड है ना, अब मैंने आपको पहले भी समझाया था हाफ एरो का मतलब क्या होता है? हाफ एरो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब आप इसे हीट दोगे, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और याद रखना वाटर हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड में रहता है, उससे नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अगर आप इसे हीट दोगे, ठीक है बेटा, यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सो मतलब जब आपने, एंडो मतलब जब आप इसे हीट दोगे लिक्विड बन जाएगा, ठीक है बेटा। और एक्सो मतलब ये दोबारा सॉलिड बन जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे है वाटर को, जब आप वाटर देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, वाटर जब लिक्विड स्टेट में है उसे हीट करोगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, ठीक है बेटा। क्लियर है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहीं पर जाके वो गैस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस किस में होता है? क्लोज वेसल में होता है। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस के समय क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा भी कांस्टेंट और डीवी भी कांस्टेंट होगा। क्लियर आपको यहाँ तक? आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? मैंने पहले भी ये बताया था बेटा, दोबारा चीज़ करा रहा हूँ। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी और डीपी कांस्टेंट, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। 1 ATM का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, सी लेवल, ओपन कंटेनर। अब देखो बेटा, अगर आपने, हम क्या करते हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर, और इस प्रेशर को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है बेटा। अगर ये वाला सिस्टम हो, ठीक है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर हो, और अब मैंने आपको ऊपर से बताया था ना, अगर एक फिक्स टेम्परेचर हो और एक फिक्स प्रेशर हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वही अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये डिटेल्स में मैंने आपको वहाँ करा दिया, ये मैं नोट से करा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हीट कितना होगा? टोटल हीट अगर बात करेंगे 0 होगा, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो हीट इंक्रीज होगा, और एंडोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर या हीट डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच इंटरनल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? सेम। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? सेम होता है।
नोट याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है, बट पार्ट फंक्शन जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज डैश जीरो, मतलब 4 ऑप्शन डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पाथ फंक्शन में वो नॉन जीरो के बराबर होता है। रिवर्सल प्रोसेस और रिवर्सल प्रोसेस तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लो एक बार दोबारा। प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स बाय स्मॉल चेंज, मतलब ये प्रोसेस जो किसी भी स्टेप में रिवर्स जा सके। ठीक है बेटा, और वो प्रोसेस जो रिवर्स ना जा सके। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप, इसमें रिवर्सल में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स होते हैं और रिवर्सल में लार्ज स्टेप हम एक बारी में ही लेते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें हम वापस नहीं जा सकते, इसलिए एक बारी में लार्ज स्टेप लेके रिएक्शन खत्म कर सकते हो। इसके बाद है बेटा इंटरनल एनर्जी, पहले ही बताया, दोबारा सुन लो। सम ऑफ ऑल एनर्जीज को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये मेरे बाकी नहीं लिखा हुआ है, ये सभी एनर्जी का सम होता है इंटरनल। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, याद रखना। इसलिए हम क्या करते हैं कैलकुलेट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई किसके बराबर होगा? फाइनल ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इंटरनल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा तो ये घटेगा। अगर हम एंथैल्पी की बात करें, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी मैंने छुड़वाया था ना पिछली बार, तो एंथैल्पी बेटा आपने इतना ही करना है कि हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। याद रखना, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है मोलर एंथैल्पी। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा एंथैल्पी। मोलर एंथैल्पी में क्या आएगा? सिर्फ एक मोलर एंथैल्पी, मतलब किसी हम मोल्स की बात करें, हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन, बस 1 मोल के लिए हो जाएगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और याद रखना मोलर एंथैल्पी बराबर होता है H = E + PV। ठीक है, एंथैल्पी के लिए हम H वर्ड यूज़ करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी के लिए डेल्टा H। ठीक है, E हो गया बेटा एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम। याद रखना, सेम ऊपर वाले की तरह हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम चेंज इन एंथैल्पी हमेशा निकालते हैं। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो बेटा, डेल्टा H, ये कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E, डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। ठीक है, यहाँ अभी हम डेल्टा ई लिख रहे हैं, बाद में इसे डेल्टा यू लिखेंगे। ठीक है बेटा, जब आप आगे जाओगे तो अब अभी तो आप डेल्टा ई लिख रहे हो, चल रहा है काम, बट जब हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा, थोड़ी और चेंजेस होगी टर्म्स में, तो डेल्टा ई नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे डेल्टा यू। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना सर, आपने कहीं डेल्टा ई लिखा है डेल्टा यू। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और हमने मेनली यूज़ करना है डेल्टा यू, अभी डेल्टा यू। अब देखो, डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। ठीक है, अब देखो आपने डेरिवेशन किया होगा। ठीक है, डेरिवेशन क्या होता है? डेरिवेशन में आपने देखा होगा ना, पहले का डेरिवेशन हम क्या करते हैं, एक का डेरिवेशन करते हैं, दूसरे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? डेल्टा PV का मतलब क्या? V का डेरिवेशन नहीं किया, पर हमने क्या किया, P का डेरिवेशन किया, V कांस्टेंट, दूसरे में क्या किया, P कांस्टेंट, V का डेरिवेशन। ठीक है बेटा, डेल्टा PV और P डेल्टा V। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, यानी कि डेल्टा PV जीरो होगा। याद रखना, मैंने आपको समझाया था ना, अगर T कांस्टेंट होगा, डेल्टा T DV दोनों जीरो होगा, P होगा तो डेल्टा P और DP वो भी जीरो होगा। ठीक है, यानी कि ये मतलब क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर ये वाला जीरो होगा तो क्या आंसर आएगा हमारा? P डेल्टा B। तो हमने यही लिखना है, और आपको ये भी चीज़ याद होगा कि PV किसके बराबर होता है? NRT के बराबर होता है, तो सेम आपने यूज़ कर देना है, ये PV की जगह NRT यूज़ कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा था इसलिए डेल्टा आ जाएगा, दोबारा सेम याद रखना, इसमें दोबारा सेम आ जाएगा। R क्या है? रियल गैस कॉन्स्टेंट है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, T टेम्परेचर है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि हम जो ये वाला रिलेशन जो कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट। अगर अब ये दोबारा आ जाओ, डेल्टा NRT, R कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होता है बेटा। देखो, ये मैथ के कुछ रूल्स है, ये तो आपको मैथ वाले टीचर ही बताएंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कुछ मैं बेसिक्स टर्म के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा लॉग के और मैथ वाले टर्म्स डेरिवेशंस कैसे करते हैं। फिर भी ना पता लगे तो मेरे से लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है,
तो आर कांस्टेंट, आर को बाहर रख दो। एक बार क्या करोगे आप, एन का डेरिवेशन करोगे टी कांस्टेंट, एक बार ही एन का डेरिवेशन करोगे टी कांस्टेंट रखोगे, एक बार क्या करोगे आप एन को कांस्टेंट रखोगे टी का डेरिवेशन करोगे। पर एक चीज़ आपको मैंने क्या बोला था, क्योंकि टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी और डी टी दोनों जीरो है, तो ये वाला टर्म पूरा पूरा जीरो हुआ, तो पी भी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। आपने दोबारा क्या करना है, ये इसके बराबर आ गया, मतलब ये वाला प्रोसेस आ गया, ठीक है। आपने फिर हमने क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देना ऊपर में, यहाँ पे कर दिया पुट, ये पूरा। अब आगे आपको अब समझ आ गया ये वाला कैसे है, मतलब डेल्टा पी बी की जगह ये पुट कर दिया आपने, आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखो अगर आप बोलोगे कि डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी है बेटा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा एन जी का बराबर था चेंज, मतलब डेल्टा एन आर टी था ना, तो मैंने जी लगा दिया क्योंकि चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन, क्या कि हम गैसेस स्टेट में बात करें इसलिए मैंने जी लगा दिया, ठीक है। लिक्विड में करते तो एन के पैर में, ये जी एन के पैर में है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ हो गया, जी एन के पैर में, ठीक है। और याद रखना अगर किसी भी चीज़ के पैर में हो तो मतलब जी एन के पैर में, ठीक है। वो चलो बाद में बताता हूँ दूसरा। वेयर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो समेशन, मतलब समेशन का पता है ना आपको, मतलब क्या था, जब ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की बात करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर इसके बाद कंडीशन क्या है कि अगर अब हमने क्या करना है, पहले डेल्टा एन जी को एक बार जीरो लेना है, एक बार ज़्यादा लेना है, एक बार कम। अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो याद रखना यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये डेल्टा एक बराबर होगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा होगा तो याद रखना साइन डेल्टा एच की तरफ। अब बस सिंपल सी याद कर लो, अगर डेल्टा एन जी बड़ा है तो डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा एन जी छोटा है तो डेल्टा एच छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हीट कैपेसिटी क्या होता है। इट इज़ ए हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को कहाँ तक इंक्रीज करना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 केल्विन तक। इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस, कहाँ तक, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी सब्सटेंस को का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना हीट चाहिए हमें, ठीक है। तो याद रखना इसका फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है हीट, सी का मतलब हीट कैपेसिटी, ये बराबर होता है क्यू अपन डेल्टा जी, ठीक है ना। क्यू मतलब हीट, ये हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट होता है जूल केल्विन इनवर्स या CAL K इनवर्स, ठीक है। और इसको आप इसको आप क्या कर सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, इसको इस तरफ ले जाकर Q इक्वल टू सी डेल्टा टी के बराबर होता है। इसी तरह मोलर हीट कैपेसिटी की बात करो, इसको हम लिखते हैं CM में, पीछे वाले को C में लिखते थे, हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, इसको CM में। इट इज़ ए हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कहाँ तक, 1 डिग्री। मोलर हीट, देखो कहीं भी मोलर टर्म आ जाएगा तो मतलब आप किसके लिए बात कर रहे हो, मोल्स के लिए। अगर मोलर नहीं है तो सिंपल किसी भी टर्म के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। heat required to increase temperature, heat requires to increase टेम्परेचर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कितना डी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम फार्मूला वही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे एक n आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात कर रहे थे, और Q निकालेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला था जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा ये सीधे डेफिनेशन आ जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये बताओ, ठीक है। तो इट इज़ ए हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय, मतलब कितनी, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए कितना हीट चाहिए हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। ये सेम होता है, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम C, ठीक है बेटा। बस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर N था, यहाँ M आ जाएगा, बाकी सब सेम। यूनिट होगा जूल ग्राम इनवर्स अपन केल्विन इनवर्स, ठीक है। याद रखना हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव होता है। अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर पर लिखना चाहो तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट कैपेसिटी लिखना चाहो तो ये मोलर वाला, मोलर हीट कैपेसिटी ये, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये, उसी तरह वॉल्यूम पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है, अगर आप निकालना चाहते हो कि वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, नेक्स्ट है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। अगर हम वर्क डन पता लगाना चाहते हैं अलग अलग प्रोसेस में, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले बेटा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है,
चेंज इन एनर्जी जीरो होता है, और अगर ये जीरो है तो यानी क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो के बराबर होगा तो डब्ल्यू उस तरफ जाएगा तो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। और यही आप किसके लिए निकालोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालोगे। जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालोगे तो क्या होगा, इसमें देखो ध्यान से बेटा, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ये पिस्टन, ये बेटा पिस्टन है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये मान लो पिस्टन है, ठीक है। बाहर से अब कौन सा फोर्स लगा रहा है, पी एक्सटर्नल, और अंदर से कौन सा फोर्स लगा रहा है, पी इंटरनल, ठीक है। मान लो कि अब स्टार्टिंग वॉल्यूम क्या था, V1 था, पर थोड़ा जब हमने पी एक्सटर्नल लगाया तो वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। अब देखो बेटा, रिवर्सल के लिए मैंने पीछे भी समझाया था, W बराबर होता है, माइनस का साइन तो पता ही है आपको, बैलेंस करने के लिए होता है। ये यहाँ तक हमने पिछले वाले लेक्चर में किया हुआ था, ठीक है। W बराबर होता है माइनस V1 V2 पी एक्सटर्नल DV, ठीक है बेटा। यहाँ पे W रिवर्सल लिख सकते हो आप, क्योंकि रिवर्सल के लिए कर रहे हैं सेम। अब देखो बेटा, आप ये वाले चीज़ को उससे कंपेयर कर सकते हो जो हमने पीछे में वो किया था ना, कंटेनर वाला आपने, मैंने आपको बुक से करवाया था ना, सेम उसी तरह कर सकते हो इसको रोटेट करके, ठीक है। कि एक्सटर्नल, अब मतलब इसका भी वही कंडीशन है कि एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर को क्या किया गया, बराबर किया गया है, ठीक है। और याद रखो, अगर एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर को बराबर किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा था इंटरनल से, तो मैंने क्या किया था कि इंटरनल प्रेशर में कुछ और प्रेशर ऐड किया था ताकि वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। तो ये यही आ गया ना, पी इंटरनल प्लस DP, वो जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था वो आया DP, और DB तो है ही है। याद रखना, DP और DB तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। वैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ DP और DV क्या है, मतलब जो चेंज आया था इसमें DP, और ये जो चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये देखो चेंज इन वॉल्यूम जो है, और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन जो प्रेशर आया था वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था। आपको एक चीज़ ये कर लो, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ कर लो, प्लस सेम मतलब माइनस V1 V2 पी इंटरनल DV इसके साथ, क्योंकि ब्रैकेट में तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आपने सिंपल करते हैं ना जब AB सॉल्व करोगे, एक बारी P है पी इंटरनल DB, एक बारी DP DV आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कैसे आएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। ये बेटा काफ़ी छोटा टर्म है, DP DV काफ़ी ज़्यादा छोटा टर्म है, इसलिए हम निगलेक्ट करेंगे, इसलिए इसे जीरो पुट करेंगे। जब जीरो पुट करोगे तो W रिवर्सिबल किसके बराबर आ जाएगा, V1 V2 माइनस, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको आप पुट कर लो 1, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है, PV किसके बराबर है, NRT के बराबर है, ठीक है। क्यों हम किसकी बात कर रहे हैं, P इंटरनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, P इंटरनल DV। बस याद रखना कि छोटे छोटे टर्म्स है, थोड़े थोड़े चीज़ों को याद रखना, ये पूरा का पूरा चीज़ें सॉल्व होता जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको आगे, ठीक है। बस आपको जैसे ये आता है PB NRT के बराबर है, तो P किसके बराबर होगा, NRT V के बराबर होगा, तो यहाँ एज इट इज पुट कर दो। जब आपने पुट किया तो ये आया, ठीक है, ये आया, इसके बाद यहाँ पे आओ। अब इसमें याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स R और T, इसमें क्या है, कांस्टेंट। मैंने आपको पीछे बताया टेम्परेचर कांस्टेंट है, R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही होता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें कांस्टेंट है। और हमेशा याद रखना DV अपॉन V बराबर होता है log V। ये बेटा log की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन हो DV का, इंटीग्रेशन हो किसका, DV अपॉन, देखो जिसका इंटीग्रेशन है उसी के नीचे वही लिखा हो तो log V आ जाता है। ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, ये इस तरह से होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी का भी 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log V, और D आपको पता ना डेरिवेशन इंटीग्रेशन को काट देता है, ठीक है। जब एक बारी आप करोगे, इसके लिए बेटा आपको ना U/V फार्मूला समझना पड़ेगा। वो जब मैथ का इंटीग्रेशन वाला चैप्टर करोगे, लिमिटेड इंटीग्रेशन, तब ज़्यादा समझ आएगा कि ये स्टेप कैसे किया गया। अभी जस्ट इतना याद कर लो, अगर सेम हो, यहाँ चाहे P हो, DP/P हो, तब भी log P आंसर आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो भी है उसके अकॉर्डिंग, अगर सेम का डेरिवेशन हो, उसके नीचे भी वही हो, तो आंसर log या V है तो V, P है तो P, ठीक है बेटा। सेम आपने वैसे लिख देना, पर ये जो लिमिट है, लिमिट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बड़ा लिमिट ऊपर, छोटा लिमिट, सबसे पहले क्या करना, बड़ा लिमिट को इस V की जगह पुट करना, फिर छोटा लिमिट, ये पता लग गया V2 V1। और याद रखना, कभी भी अगर log V2 माइनस log V1 हो तो आंसर क्या आता है, log V2 बाई V1। और यहीं कहीं प्लस होता तो क्या आता, log V2 मल्टीप्लाई, अगर माइनस है तो ये, अगर प्लस होता तो ये आंसर आता, ठीक है।
यहाँ तक स्टेप समझ आ गया। अब जब आपने सॉल्व कर लिया ये आ गया यहाँ से, ठीक है, आ गया। अब याद रखना अगर आपके पास ln है, अब देखो बेटा यहाँ पे ln है ना, ln बराबर होता है 2.303 लॉग के बराबर होता है। ln हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो इस ln की जगह पे ये टर्म लिखा गया, ये और ये वाला। ये भी क्लियर है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये तो था वॉल्यूम के लिए। और सेम अगर यही डेरिवेशन किया गया था एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये आंसर आता, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले इक्वेशन में जब हमने शुरू में ही किया था तो हमें क्या पता लगा था कि W माइनस क्यू के बराबर था, बस कुछ नहीं, W माइनस क्यू के बराबर था ना, बस कर दो पुट। हमारे पास ये आंसर W का आया था ना, बस कर दो पुट, ठीक है बेटा। Q किसके बराबर था, माइनस W का। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई आया तो ये प्लस आ गया, ये वॉल्यूम के लिए, सेम आंसर प्रेशर के लिए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखोगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है, ठीक है बेटा। चेंज इन एनर्जी Q प्लस W के बराबर होता है। और हीट अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो क्या होगा, वर्क डन बराबर होगा चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। आज हमने ये वाला एडियाबेटिक प्रोसेस मैं नेक्स्ट में आपको पूरा कंटिन्यू कराऊंगा। आज बेटा हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।